गुड मॉर्निंग सारियानो। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी होता है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो अपन देखते हैं कि हमारे चारों ओर प्रत्येक दिन बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, तो उसे हम रासायनिक या भौतिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं कह सकते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, तो वो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई पदार्थ यदि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ है, यदि उस परिवर्तित होने के कारण को अपन हटा दें तो वो पदार्थ वापस उसी रूप में आ जाए, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसमें यदि अपन पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तित होने के कारण को हटा दे तो भी वो पदार्थ वापस उसी रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो जाते हैं, यानी कि उसमें उसका जो संगठन होता है वही बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे नॉर्मल उदाहरण लें, जैसे लोहा है। ठीक है। यदि लोहे को अपन नमीयुक्त स्थान पर रखेंगे तो उसमें जंग लग जाती है। तो प्रारंभिक पदार्थ क्या था, लोहा था, और जो दूसरा प्रोडक्ट बना वो क्या है, जंग है। तो यदि अपन उसमें से जंग लगने के कारण को हटा दें तो वापस लोहा नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें जो रासायनिक संगठन था वही चेंज हो गया, क्योंकि लोहे का रासायनिक संगठन अलग होता है और जंग का अलग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रासायनिक चेंज, मतलब उसका रासायनिक जो संगठन होता है वही बदल जाता है। और रही बात भौतिक परिवर्तन की, तो जैसे अपन का एक नॉर्मल उदाहरण लें, यदि जल को अपन जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे तक अपन जैसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। और यदि इसी बर्फ़ को अपन थोड़ा उबाल ले वापस तो वो जल में परिवर्तित हो जाती है। तो वो हुआ भौतिक परिवर्तन, मतलब उसमें उसका संगठन नहीं बदला, लेकिन पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। अब देखा जाए तो भौतिक परिवर्तन में क्या परिवर्तन मतलब उस पदार्थ की प्रथम अवस्था में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे उसकी अवस्था बदल जाती है, उसका रंग बदल जाता है, गंध बदल जाती है, और अपन उसके परिवर्तन होने के कारण को हटा दे तो वो वापस अपने प्रारंभिक स्थान में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये जो चेंज होता है वो अस्थायी होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यदि अपन रासायनिक परिवर्तन की बात करें या फिर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, तो वहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया के दौरान या फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसमें रासायनिक संगठन में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे जो प्रारंभिक पदार्थ है उसको नॉर्मल अपन कह सकते हैं, उसके रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाता है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका और रिएक्टेंट का जो रासायनिक संगठन है वो सेम नहीं रहता है। और यहाँ पर अपन पुनः वो जो प्रारंभिक पदार्थ है जैसे रिएक्टेंट है उसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते, और ये एक स्थायी परिवर्तन होता है जो कि बिल्कुल भौतिक अवस्था के बिल्कुल विपरीत है, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। बिल्कुल देखिए, जैसे अपन बात करें यहाँ पर इस दूध होता है, यदि दूध को अपन गर्मियों के मौसम में रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ दे तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और ख़राब हुए दूध को अपन वापस नॉर्मल सही दूध में नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें जो रासायनिक संगठन था वो बदल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक परिवर्तन होता है वो एक अस्थायी होता है, जिसको अपन वापस जो अभिकारक है उस स्थिति में नहीं ला सकते, मतलब प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये थी अपन की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अपन नीचे दिए गए, जैसे कि दूध को अपन खुला छोड़ दें गर्मियों के मौसम में, आयरन का मतलब लोहे का तवा, नेल, पान को यदि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी नमीयुक्त वातावरण में छोड़ दें, या फिर अंगूरों का
किण्वित हो जाना, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, भोजन पकाना, या फिर अपने शरीर में भोजन का पाचन होना, या फिर हम श्वसन करते हैं। ये सभी एक अपन बोल सकते रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो इसके दौरान रासायनिक चेंजेज होते हैं। ऊपर दी गई सभी अभिक्रियाएं जो है वो उनका प्रारंभिक नेचर और आइडेंटिटी, मतलब उसकी पहचान बदल जाती है। प्राथमिक अवस्था और अंतिम अवस्था, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में उसकी आइडेंटिटी और नेचर बदल जाती है। तो यही रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो अपन को नॉर्म नीचे दिए गए ये एक क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटी, उनके द्वारा अपन को रासायनिक अभिक्रियाएं है जो समझने में सहायता प्रदान कर सकती है। जैसे पहली है, जैसे मैग्नीशियम रिबन उसको जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को यदि जलाएंगे तो उसकी जो राख प्राप्त होती है, ऐश प्राप्त होती है उसमें, और जो अपना पहला पदार्थ है मैग्नीशियम, उसके रासायनिक जो संगठन है उसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। दूसरा क्रियाकलाप दिया गया है कि लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को लेना है और उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है। तो उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वो भी अपन देखेंगे आगे। फिर आपको क्या करना है कि तीसरे क्रियाकलाप में जिंक के टुकड़े लेने हैं, उसके अंदर कोई भी एसिड मिला देना है, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड को आपको अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक चीज़ होती है। यदि अपन कहीं पे भी जैसे कपड़े या हाथ पर गिर जाएगा तो वो जल सकता है, उसमें छेद हो सकते हैं कपड़े में। और फिर आपको वो देखनी है कि उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है, और उसका जो प्राथमिक अवस्था है जिंक की या फिर लेड नाइट्रेट की या फिर मैग्नीशियम की, वो बदल जाती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। आप जब भी प्रयोगशाला में जाएं तो ये क्रियाकलाप आप कर सकते हो, या टीचर की देखरेख में, या फिर खुद कर सकते हो, लेकिन सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि यदि रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या होता है, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर उसके कलर में, या गैस कोई निकलती हो, या फिर अपन देख सकते हैं उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। ये देखिए जिंक के टुकड़े कॉनिकल फ्लास्क में लिए गए हैं, और इसके अंदर शायद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है। तो यहाँ पर अब आप पहला पॉइंट पे आते हैं। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। फर्स्ट अपन और देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके अणुसूत्रों और प्रतीकों से यदि अपन उसको शो करें तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। इसका मतलब है जैसे मैग्नीशियम जो रिबन अपन ने जलाई थी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फर्स्ट क्रियाकलाप आपने देखा था, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करते हैं आपस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अपन इस क्रियाकलाप को नीचे जो रासायनिक समीकरण दिया गया उससे प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का अणुसूत्र Mg होता है, ऑक्सीजन O2, और ये तीर का निशान अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन MgO से लिखते हैं। तो ये एक रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है, मतलब अभिकारक अपन कह सकते हैं, तो उनको तीर का जो निशान है उसके बाईं तरफ लिखा जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। यदि 2 से ज़्यादा हो तो प्लस साइन लगाए। सिमिलरली यदि अपन प्रोडक्ट को लिखना हो तो जो अपन को एरो दी जाती है उसके राइट हैंड साइड में लिखना होता है। यदि 2 से ज़्यादा है तो उनके मध्य प्लस साइन लगाया जाता है। जो एरो का हेड है वो अपन को रिएक्शन होने की डायरेक्शन को दर्शाता है। तो आप ये केमिकल इक्वेशन की डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको यही बताया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें
रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एरो दिया गया है, एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की साइड है और यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है तो दोनों के बीच प्लस साइन लगाया हुआ है। और ये रिएक्टेंट राइट हैंड साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और जो प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो राइट हैंड साइड है। दोनों के बीच एरो का निशान है और एरो का हेड है जो प्रोडक्ट की मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ है। अब आपने देखा कि जो ऊपर अपन ने देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो एरो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड वो एक लंबा सा हो गया था वो, तो अपन इसको सरल रूप में लिख सकते हैं जिसे अपन शब्द समीकरण ऊपर जो दिया गया शब्द समीकरण था इसको अपन एक केमिकल फॉर्मूले अणुसूत्र से लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है उसको Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिया। तो ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन का शॉर्टर फॉर्म हो गया जो लिखने में और पढ़ने में हेल्पफुल है, कंसिशियस है। अब अपन को क्या करना है कि जो केमिकल इक्वेशन दी गई है उसके दोनों ओर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसमें जो एलिमेंट है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसका मतलब वो संतुलित समीकरण है। यदि वो उनकी संख्या बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है, मतलब असंतुलित समीकरण है, उसको अपन संतुलित करेंगे। और संतुलित करने की न अपन को सामान्य विधि होती है हिट एंड ट्रायल विधि जो कि अपन नीचे देखेंगे। अब अपन केमिकल इक्वेशन को संतुलित करेंगे। तो आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार न तो कोई भी अपन जैसे मतलब इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें न तो अपन द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एरो के दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके परमाणुओं की संख्या मतलब एटम्स के नंबर है वो सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए, अर्थात तो वो जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। इसमें इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व की कुल परमाणु संख्या समान है तो वो एक संतुलित समीकरण हुआ। और यदि उनकी संख्या सेम नहीं है मतलब बराबर नहीं है तो वो एक असंतुलित समीकरण है जिसको अपन को बैलेंस करना होगा। जैसे आपने थर्ड क्रियाकलाप देखा था जिंक वाला, तो वो अपन यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो मतलब अभिक्रिया होने की दिशा बता रहा है जिसमें जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो अब जो दिया गया ये एक शब्द समीकरण है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, एरो तो दोनों में आएगा, जिंक सल्फेट को ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन को H2। अब आप इसमें देख सकते हैं रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट भी 2 है, दोनों को प्लस साइन से जोड़ दिया गया है और एरो लगा दिया गया है। एरो का हेड किस ओर है? प्रोडक्ट की ओर। अब अपन को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उनको एक कॉलम में लिख देते हैं, फिर रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड और जो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड उनमें उनकी संख्या कितनी है वो लिख देते हैं। तो अब आप इसमें देखिए जिंक प्लस H2SO4 गिव टू ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें जिंक रिएक्टेंट में कितना है? 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। फिर लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने? 2 है और प्रोडक्ट में कितने? 2 है। अब लिखते हैं सल्फर को, सल्फर कितना है? रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 1 है। अब आप देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो अपन ने एलिमेंट के नंबर लिखे हैं वो सेम है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। ये इक्वेशन है जो अपन Fe मतलब आयरन प्लस H2O गिव्स टू Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन वो है, आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था कि जब लोहे को नमीयुक्त वातावरण में रखा जाता है तो जंग लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Fe है ये लोहा है और H2O नमीयुक्त वातावरण से इसको मिला है, और Fe3O4 बना है ये जंग है, और उसके साथ H2 इवोल्व हो रही है। अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अपन को क्या करना है, जो रिएक्शन दी हुई है उसमें जितने भी एलिमेंट के फॉर्मूले दिए हुए है, मतलब जैसे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट भी 2 है, तो दोनों के चारों अलग अलग बॉक्सेज बना लेते हैं। जैसे इसमें रिएक्टेंट में 2 बॉक्सेज बने और 2 बने प्रोडक्ट में। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जितने भी एलिमेंट है उनको लिख देते हैं पहले एक कॉलम में, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले जो रिएक्टेंट है उनको भी लिख देंगे, और RHS मतलब राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है उनकी भी संख्या लिख देंगे। जैसे इसमें पहला आयरन है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, मतलब रिएक्टेंट में 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं 3 है। अब हाइड्रोजन के ले लो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, इसका मतलब ये तो सेम है। फिर ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन कितने है लेफ्ट हैंड साइड 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में 4। अब अपन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उसी एटम को चूज करते हैं या फिर एलिमेंट को चूज करते हैं जो जिसकी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में नंबर सबसे ज़्यादा आता है। तो अपन जो ये दी गई रिएक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 4 है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेज इनिशियल देखना है तो 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4 है। ये किसमें H2O में है और वहाँ पे प्रोडक्ट में किस है Fe3O4 में है। तो अपन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट का जो एक नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों साइड 4 इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को अपन ने बैलेंस कर दिया है। अब अपन को जो ये 4 अपन ने बैलेंस किया है इसको उस बॉक्स के बाहर लिखना है, न कि उस फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। जैसे H2O4 नहीं करना है या H2O4 नहीं करना है, उसको जो बॉक्स दिया है उसके बाहर लिखना है। अब ये पार्शियली बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, Fe प्लस 4 H2O गिव्स टू Fe3O4 प्लस H2O। अब अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो गया, अब बचा आयरन और हाइड्रोजन। अब इसमें से कोई सा भी आप एक ले सकते हो। अब पहले अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट में 4H2O मतलब H2O4, तो ये इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। प्रोडक्ट में 2H2O है सॉरी यहाँ पे H2 में 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट में कितने 8 है, प्रोडक्ट में कितने 2 है, तो इसको प्रोडक्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी। Fe प्लस 4H2O गिव टू Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पे बॉक्स के बाहर जो आप संख्या लिख रहे हो वो बॉक्स के बाहर ही लिखनी है। इसमें आपको जो अणुसूत्र दिया गया फॉर्मूली दी गई उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब बचा आयरन। तो आयरन आपको पहले रिएक्टेंट में देखना है कितना है 1 है, प्रोडक्ट में कितना है 3 है। सीधा सा 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपको फुल बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब फाइनली आपको इसका ये सही है या नहीं करेक्शन देखना है, तो जो आपको एटम दिए गए हैं प्रत्येक एलिमेंट में उनको काउंट करना है। यदि
सब सेम आ रहे हैं, जैसे 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2, रिएक्टेंट में 3Fe है, वहाँ पे प्रोडक्ट में भी 3 है, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 हैं और प्रोडक्ट में भी 8 हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आपको इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के बाद उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिखनी पड़ती है। अब आप इसमें देख सकते हैं आयरन सॉलिड स्टेट में होता है तो S लिख दिया, और जल है H2O, वाटर गैस स्टेट, यहाँ पे गैस स्टेज में लिया गया है क्योंकि वो नमी युक्त वातावरण होता है तो गैस स्टेट में, और Fe3O4 जंग रस्ट ये आपको सॉलिड स्टेट में, और 4H2 मतलब जो ये गैस H2 गैस है वो गैस स्टेट में ही होती है तो जी लिख दिया। इन सबको अपन एक मतलब जो इसकी फिजिकल स्टेट है उनको फॉर्मूले के बाद एक कोष्टक में लिखा जाता है। यदि वो सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, यदि वो एक्वस है यानी जलीय मीडियम माध्यम में हो रही है अभिक्रिया तो एक्वस को AQ, और यदि वो गैसियस स्टेट में है तो G लिखना होगा। तो ये एक रिएक्शन होगी जो लगभग सारी जानकारियाँ दे देती है, जो बैलेंस्ड होगी और इसमें फिजिकल स्टेट भी दर्शाई होती है। अब कभी कभार रिएक्शन कंडीशन भी दे देते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर या प्रेशर या फिर उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, जो अपन को एरो के ऊपर लिखना होता है या फिर नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मेथेनॉल बनाने की रिएक्शन दी गई है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्टेज में प्लस 2H2 हाइड्रोजन है ये भी गैस स्टेज में, 340 एटमॉस्फेयर ये प्रेशर दिया गया है। तो इस प्रेशर पर ये दोनों जब मिलेंगे तो मेथेनॉल का निर्माण होगा CH3OH जो कि लिक्विड स्टेज में होता है। अब आपको ग्लूकोज बनाने की विधि, इसकी भी रासायनिक समीकरण दी हुई है। तो अब आप ये दोनों इक्वेशन देखिए और ये क्या बैलेंस्ड है या नहीं, ये अब अपन देख सकते हैं। जैसे ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें CO प्लस 2H2 गिव्स टू CH3OH, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है और वहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब जो 1.11 है वो तो है बैलेंस्ड। अब 1.12 देखते हैं इक्वेशन, इसमें 6CO2 ये एक्वस मीडियम है प्लस 12H2O ये लिक्विड मीडियम है, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल ये उत्प्रेरक है, गिव्स टू C6H12O6 ये एक्वस, ग्लूकोज प्लस 6O2 ये भी एक्वस प्लस 6H2O ये लिक्विड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6CO2 मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 6, ग्लूकोज में भी 6, तो कार्बन हो गया बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन देखना 12 है, 12 और 12 H2O में मतलब 24 है रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में देखना ग्लूकोज में 6 और 12 हो गए O2 में एक्वस में, तो 12 और 6 18, फिर 6 H2O में ऑक्सीजन 6 है तो 18 और 6 24। इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में ऑक्सीजन 24 है, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड। अब देखिए आप किसको, हाइड्रोजन को, 12 H2O में कितने हो गए 24। अब आप ग्लूकोज में देखिए 12 और 6 H2O, यहाँ पे 12 उसमें हो गए H2O में, तो 12 और 12 24। इसका मतलब ये दोनों जो 1.11 और 1.12 इक्वेशन है ये दोनों बैलेंस्ड है। अब अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, किससे, सैंड पेपर से। तो इसको साफ करने का कारण शायद अपन नॉर्मली एक दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो दूसरी अशुद्धियाँ होगी वो उस ऑक्सीजन के साथ जल जाएगी और एस में आ जाएगी, जिस अपन दूसरा कोई परीक्षण करेंगे तो उसमें अपन को बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस कारण से उसको पहले साफ करना ज़रूरी है। अब आप दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए। अब इस दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपको ये अभिक्रियाएं दी गई है
इनको बैलेंस करना है और आपको अनुसूत्र में लिख सकते हैं, मतलब नॉर्मली जो आपको ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है इनको संतुलित करनी है। जैसे पहली अभिक्रिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप देखिए अब आपको रिएक्शन ये होगी हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स टू HCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 है। Cl2 में रिएक्टेंट 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 है। इसका मतलब ये हुआ बैलेंस करने के लिए अपन को पहले वो सारा आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्टली जैसे H2 2 मतलब हाइड्रोजन 2 है, Cl2 में क्लोरीन 2 है, तो अब आप HCl के आगे 2 लगा दो तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब आप देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस्ड है इक्वेशन। अब आप देखिए सेकंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आप यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स टू 6BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपको इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले जैसे यहाँ पर SO4 को ले लिए, SSO रिएक्टेंट में SO4 कितना है 3 है और यहाँ पे BaSO4 में कितना है 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पे जैसे 2 लगा दिया तो ये हो गया 6SO4, तो यहाँ पे SO4 को 6 करने के लिए आगे 6 लगा दिया तो यहाँ पे हो गया 6BaSO4। तो बेरियम यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे पहले एक है, तो अब अपन को इसको बैलेंस करने के लिए 6BaCl2 के आगे लगा दिया तो ये दोनों बेरियम भी हो गया बैलेंस, SO4 भी हो गया। अब बचा क्या? क्लोरीन और एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम देखिए 2Al2 में कितने 4 है तो यहाँ पे 4Al, एल्यूमिनियम कितना हो गया? यहाँ पे भी 4 हो गया। अब 4AlCl3 मतलब Cl कितने हैं यहाँ पर 4 × 3 12 और यहाँ पे आप देखिए 6 × 2 ये भी 12, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आपको थर्ड क्या दिया गया है? सोडियम प्लस वाटर गिव्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अब आप ये इक्वेशन देखिए सोडियम Na प्लस वाटर H2O गिव्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस हाइड्रोजन मतलब H2। अब आप इसमें देखिए Na 1 है, यहाँ पे भी 1 है, OH यहाँ पे 1, H2O में 1 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस हो गया। अब H2 यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा तो चला गया OH के साथ, मतलब तो यहाँ पे 1 बचा, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए अपन इसके आगे हाफ लिखते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या किया कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब नीचे जो रिएक्शन दी गई है इनको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और इसके साथ उनकी जो भौतिक अवस्था है वो दर्शाना है, मतलब स्टेट जो फिजिकल स्टेट है वो दर्शानी है। तब आप देखिए पहला क्या दिया गया है? पहला है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस है, इसका मतलब ये किस में है? लिक्विड फेज। अब दूसरा है सोडियम सल्फेट, ये वाटर इन वाटर, इसका मतलब ये एक्वस है, तो इसका AQ लिखना पड़ेगा और इसका बेरियम क्लोराइड का L मतलब लिक्विड। फिर गिव्स टू क्या देता है? बेरियम सल्फेट कैसा है? इनसॉल्युबल, इसका मतलब ये सॉलिड। और सोडियम क्लोराइड का क्या देता है? सॉल्यूशन देता है। तो अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड किस स्टेज में? सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया लिक्विड। अब सोडियम सल्फेट ये किस में? इन वाटर है, इसका मतलब ये है एक्वस। और जो बेरियम सल्फेट है ये कैसा है? इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये सॉलिड।
NaCl, ये कैसा है, सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये लिक्विड। अब आप इसको कर दीजिए बैलेंस। सल्फेट यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, और क्लोराइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1, बेरियम यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब अपन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम हो गया 1, यहाँ पे भी 1, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ने। अब Cl2 में क्लोराइड कितने हैं, 2, यहाँ पे NaCl में क्लोराइड कितने हो गए, 2। फिर आप देखिए सोडियम Na2SO4 में सोडियम 2, यहाँ पे NaCl में 2, फिर सल्फेट 1, यहाँ पे भी 1, इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब आप सेकंड देखिए, इसका क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब ये एक्वस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये भी इन वाटर, इसका मतलब ये भी एक्वस है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इन वाटर ये रिएक्टेंट है, तो ये हो गया एक्वस। फिर HCl है, ये भी इन वाटर वाला है, तो इसका मतलब ये भी एक्वस। अब क्या दे रहा है, गिव टू NaCl, इसका NaCl का सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये लिक्विड। फिर H2O, इसको अपन लिक्विड या फिर एक्वस लिख सकते हैं। देखिए ये समीकरण संतुलित है या नहीं। सोडियम कितना 1 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1, हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितना है NaOH में 1, H2O में 1, हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट में कुल, 1 NaOH वाला, 1 HCl 2, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट में 2, Cl कितना है HCl में, HCl वाला रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में NaCl वाला 1, इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। फिर मिलते हैं। अगला आपका टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार होते हैं, वो वीडियो कल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। थैंक यू।